हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। बच्चा, हमने इसका अपना फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, जहां हमने देखा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका नेचर हमने पढ़ा था एंड देन हमने पढ़े थे उसके ऑब्जेक्टिव्स। ये तीनों चीज़ें बच्चा हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। आज बच्चों, हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर जो हमारी बैलेंस शीट होती है, हम उसको बनाना सीखेंगे। उसकी जो टर्म्स है उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स है। तो बेसिकली बैलेंस शीट होता क्या है बच्चों? बैलेंस शीट वो होती है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो हमें हमारी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है बच्चे? कि मैंने आपको कल भी बता दिया था वैसे तो। वो हमें बताती है हमारी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन। एक टाइम पे बताती है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हमें बताती है बच्चा, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम क्या रहेगा, वो जो डेट है वो आपको पता ही है कौन सी है, 31 मार्च। नॉर्मली जो हमारी कंपनीज हैं उसके जो अकाउंट्स बनते हैं वो बनते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट होती है वो हमें हमारी कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन बताती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, कितने रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कितने ऑब्लिगेशंस हमें पे करने आउटसाइड लायबिलिटीज़ को। वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती है। तो जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बच्चा है, उसका जो शेड्यूल 3 है वो हमें इस बैलेंस शीट का और साथ ही साथ सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इन दोनों का प्रॉपर फॉर्मेट बताता है। हमें उस शेड्यूल 3 के अंदर जो फॉर्मेट गिवन है एक कंपनी की बैलेंस शीट और उसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी फॉर्मेट से बनानी होती है। क्लियर है? मीन्स आपको ये नहीं है कि आपने कोई भी टर्म आगे पीछे कर दी है, जो उस शेड्यूल के अंदर गिवन है। फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द रिवाइज शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। 2013 जो हमारा एक्ट है कंपनीज का, उसका शेड्यूल 3 है, उसके अंदर आपकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है। आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो। डन? तो बच्चा, आज हम ये फॉर्मेट देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ उन सारी टर्म्स को भी पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चा, हमारी जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो मैं बोल रही हूँ कि शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड है, वो ये रहेगा। आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है बैलेंस शीट एज एट, जिस डेट पे बना रहे मीन्स 31 मार्च, वो ईयर हमें लिखना है। देन आपको 4 कॉलम्स उसमें बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा पर्टिकुलर्स आएगा जहाँ हम सारे नेम लिखेंगे। देन आएगा हमारा नोट नंबर। देन एक और चीज आ जाती है अब बैलेंस शीट में, आपको करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी इसमें लिखनी होती है, ताकि आप दोनों फिगर्स को ऑन द स्पॉट भी कंपैरिजन कर सके। तो फर्स्टली हम लिखेंगे करंट ईयर की फिगर, देन हम लिखेंगे अपनी प्रीवियस ईयर की फिगर। ये बच्चा फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। फर्स्टली देखिए आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, देन हमारा नोट, देन हमारी करंट ईयर्स की फिगर्स, देन लास्ट हमारा प्रीवियस ईयर की फिगर। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमारा ये फॉर्मेट है बच्चा, ये पूरी बैलेंस शीट का इस तरीके से रहेगा। आपने ये यहाँ से शुरू करा और ये इस तरीके से। देखिए सबसे पहले ऊपर हमने लिखा बैलेंस शीट, देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर्स का कॉलम बनाया, देन प्रीवियस ईयर। देन ये वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा। पहले हमारा फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था, अब कंपनीज 2013 एक्ट के अकॉर्डिंगली वर्टिकल फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट बनाती है बच्चा। वो वर्टिकल फॉर्मेट रहेगा हमारा ये। इसको इन्होंने 2 साइड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट साइड्स रहेगी हमारी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, एंड सेकेंड साइड्स रहेगी बच्चा हमारी एसेट साइड्स। और दोनों का जो टोटल है वो एज यू नो बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा, तो दोनों का टोटल आपका इक्वल आएगा। तो चलिए अब इसको जूम करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट आपकी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड को हम देख लेते हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड्स के अंदर बच्चा हमारे 4 हेड रहेंगे, ठीक है। 4 हेड रहेंगे हमारे। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड्स, सेकेंड वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट,
थर्ड वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ वन इज हमारी करंट लायबिलिटीज। ये जो बच्चा आपकी सीरीज है, ये चारों जो हेड ये इसी सीरीज में रहेंगे, ये नहीं है कि आपने आगे पीछे इन हेड्स को कर देना है, ये इसी सीरीज में हमारे चलेंगे। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड्स, देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन थर्ड हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज, देन लास्ट वन हमारा करंट लायबिलिटीज। तो मीन्स इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड के अंदर आपके 4 हेड रहेंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो हमारी एसेट्स है बच्चा, एसेट्स में आपके 2 हेड रहेंगे, एक नॉन करंट एसेट्स और एक आपका करंट एसेट्स। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड 4 रहेंगे, करंट एसेट्स के साइड आपके 2 रहेंगे, ठीक है। अब इनके अंदर जो आपके सब हेड बने हुए हैं, देखिए जैसे नॉन करंट एसेट्स है, इसके नीचे फिर सब हेड बने हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और फिर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भी कुछ और भी सब हेड्स बने हुए हैं, वो उसके सब हेड्स है, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो ये जो सीरीज है ना बच्चे इन सब हेड्स की, ये भी आपकी इसी सिक्वेंस में रहेगी, इनको भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। तो मेन जो इस हमारा चैप्टर में रहता है ना बच्चों, वो यही रहता है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, सीरीज पूछ ली जाती है, सीरीज के अंदर जो सब हेड्स है उनकी सीरीज पूछ ली जाती है, या फिर कोई चीज पूछ ली जाती है कि जैसे इन्वेंट्री है वो किसके अंदर आएगी, ठीक है, जो किसके अंदर चली गई, वो आपकी करंट एसेट्स के अंदर चली गई। तो इस तरीके से जैसे उसने आपसे पूछा मशीनरी कहाँ जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए मशीनरी कहाँ जाएगी बच्चा, टेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स किसका हेड है? फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स किसका है? नॉन करंट एसेट्स का। तो इस तरीके से बच्चा इसमें आपको सारे मेन हेड, सब हेड्स, उनके सब हेड्स, कौन सी चीज किसके अंदर जाएगी, ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, वो सब आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो मेन इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, सीरीज पूछ ली जाती है, मैं आपको दिखाऊंगी वे भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मेट है बच्चा हमारा बैलेंस शीट का प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रॉपर आपको याद होना चाहिए कि इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड आएगी सबसे पहले, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके अंदर जो उसके हेड्स है वो, देन हमारी एसेट साइड्स और फिर उनके हेड, और दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बच्चा आपको पता होना चाहिए। डन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपनी जो बैलेंस शीट है इसकी एक एक टर्म्स को जानते हैं कि वो क्या होती है, कैसे किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। मेन जो सबसे पहले बच्चा हम इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट हम इसकी पढ़ते हैं इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड, देन हम इसकी पढ़ते हैं एसेट साइड्स, ठीक है। तो आज हम इसकी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड्स के अंदर जो हमारी टर्म्स है वो ये रहेगी। एक बार और देखो, मैं यहाँ बताती हूँ, 4 हेड्स है हमारे। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड्स, सेकेंड वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड वन आपका नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लास्ट वन आपका करंट लायबिलिटीज। इन चारों के अंदर फिर जो सब हेड है वो भी मैंने लिखे हुए, देखियो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 3 सब हेड्स रहेंगे आपके, ठीक है। सेकंड वन जो है हमारा उसके अंदर कोई भी सब हेड नहीं है, वो अकेला है। देन जो हमारा थर्ड वन है उसके अंदर भी 4 सब हेड्स है, और जो आपका करंट लायबिलिटीज है उसके अंदर भी 4 सब हेड्स है आपके। तो आपको ये सारे मेन हेड्स और इनके सब हेड्स के नाम और इनकी सीक्वेंस प्रॉपर पता होनी चाहिए। आज हम ये सारी टर्म्स वगैरह, मेन हेड, सब हेड्स क्या होते हैं वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। फर्स्टली शेयर होल्डर फंड्स, जो आपका फर्स्ट आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड बच्चा, वो क्या आएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स। मीन शेयर होल्डर से जो पैसा हमें मिलता है उसका जो प्रॉपर किस तरीके से हम उसकी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो क्या आएगी, ठीक है। एक और चीज़ हम यहीं पे फर्स्टली क्लियर कर लेते हैं बच्चा, जब हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें सिर्फ हम सिंगल टर्म लिखते हैं, मतलब जो अमाउंट रहेगी फिगर की बच्चा वो हम सिंगल फिगर लिखते हैं। हम सारी कैलकुलेशन कहाँ करते हैं, हम सारी कैलकुलेशन करते हैं बच्चा नोट्स में। देखिए अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे ये नोट नंबर लिखा हुआ था, ये नोट नंबर जो सेकंड कॉलम हमने बनाया हुआ है ये नोट नंबर का कॉलम है। मीन्स अब शेयर कैपिटल, जैसे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर फर्स्ट शेयर कैपिटल है, तो कितनी शेयर कैपिटल आपको पता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल अलग अलग होती है। हमें यहाँ पे कौन सा बैलेंस लिखना है, जो हमारी शेयर कैपिटल का हमें रिसीव हो जाता है, कॉल्स इन अरियर, फॉरफिटेड, मतलब सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट फिगर हमारी आती है वो हम लिखेंगे यहाँ पे अपने करंट ईयर पीरियड में। और नीचे नोट्स को बच्चा
जाएंगे, प्रॉपर इसकी चेकिंग होएगी, इसके मार्क्स मिलेंगे। नीचे आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे फर्स्ट नोट नंबर बनाया और आप यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1। मीन्स जिसको भी शेयर कैपिटल की बाइफर्केशन देखनी है वो नीचे नोट नंबर में 1 में जाएगा और देखेगा। सेम उसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस आपकी सारी कैलकुलेशन आप करेंगे। नीचे आपने उसको नोट नंबर नाम दे दिया, लगा लो 2, ठीक है। तो उसकी जो मेन फिगर आएगी, सब कुछ सारे रिजर्व्स को, मतलब 10 रिजर्व्स है एक कंपनी के पास, उन 10 के 10 रिजर्व्स को प्लस किया, या फिर कोई माइनस था, नेगेटिव बैलेंस था, वो माइनस करा, तो जो लास्ट में नेट अमाउंट आई वो हम यहाँ लिखेंगे, ना कि हम यहीं पे सारी कैलकुलेशन करेंगे। मीन्स जो लास्ट अमाउंट आएगी, फिगर आएगी, जो नेट अमाउंट रहेगी वो हम यहाँ लिखेंगे, सारी कैलकुलेशन हम नीचे नोट नंबर में लिखेंगे, नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे। डन। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चा हम एक बार ये देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। मींस जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, या फिर जो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट है बच्चा, इट अप्लाइज टू ऑल इंडियन कंपनीज प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे मैंने बताया जो ये फॉर्मेट है, जो ये प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, ये किस पे लागू होएगा बच्चा, वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपकी रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनीज, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है इट डज नॉट अप्लाई। ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, कोई इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी है, या फिर कंपनी फॉर विच ए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड अंडर एनी अदर एक्ट। मीन्स ये तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो आपकी है वो तो रहेगी, इस शेड्यूल को फॉर्मेट करेगी, इस शेड्यूल को फॉलो करेगी, ठीक है, इस फॉर्मेट को फॉलो करेगी। बट बाई चांस कोई और कंपनी जैसे बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी, फिर किसी और अंदर एक्ट के अंदर उस कंपनी से रिलेटेड उनका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है तो वो उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का बच्चा, और जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमने अपनी +1 क्लास में पढ़ते हैं, अगर उन दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और हम ये देखते हैं कि एक चीज़ कुछ और कह रहा है और एक चीज़ कुछ और कह रहा है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहा है वो हमेशा प्रियोरिटी पे माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा, ठीक है। देन फोर्थ वन है बच्चा हमारा डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट और इन द नोट्स आर एसेंशियल और मैंडेटरी। ये मैंने आपको बताया, नीचे वो नोट्स बनाना आपका मैंडेटरी है, सारी कैलकुलेशन हम वहीं करेंगे, बैलेंस शीट में एक सिंगल फिगर लिखेंगे, ठीक है। देन बच्चा हमारा फिफ्थ वन आ जाता है। फिफ्थ है हमारा टर्म्स इन द रिवाइज शेड्यूल 3 विल कैरी द मीनिंग एज डिफाइंड बाय द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो यही बोल रहा है जो आपका शेड्यूल 3 के अंदर आपके टर्म्स है, वो जो मीनिंग है उनका कौन सा मीनिंग रहेगा, वो सेम मीनिंग रहेगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया हुआ है। देन सिक्स्थ है बच्चा हमारा बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन एक्सेसिव डिटेल्स दैट में नॉट असिस्ट यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स आपको एक्सेसिव डिटेल्स भी नहीं देनी है और मैंडेटरी डिटेल्स देनी है, तो आपको उन दोनों के बीच में बैलेंस बताना है ताकि जो यूजर्स है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनको अच्छे से डिसीजन ले सके, उनको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देन सेवेंथ है करंट एंड नॉन करंट बाइफर्केशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज एप्लीकेबल। करंट और नॉन करंट एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका एप्लीकेबल रहेगा, वो हम देखेंगे ही। ऑब्वियसली नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम अलग से बना रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज हम अलग से बना रहे हैं। देन एट्थ है बच्चा राउंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज मैंडेटरी। मीन्स आपकी जो फिगर आ रही है शेयर कैपिटल की, मैं कह रही हूँ वो 99.9 आ रही है, तो आप उसको 99.9 नहीं लिखेंगे, हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। और राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे वो इस बॉक्स में इन्होंने बताया हुआ है। टर्नओवर अगर आपकी 100 करोड़ से कम है तो उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स और मिलियंस और डेसिमल जिस भी तरीके से वहाँ रहेगा ऐसे करेंगे। अगर आपके टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो नियरेस्ट लैक्स और मिलियंस और डेसिमल में हम उसको करेंगे। तो मीन्स आप 99.9 नहीं लिखेंगे, आप उसको 100 लिखेंगे। डन। देन आ जाता है नाइन्थ बच्चा वर्टिकल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड। वर्टिकल फॉर्मेट मैंने आपको बताया फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का रहता है, हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है। और वो क्या फॉर्मेट रहता है वो भी जैसे हमने बैलेंस शीट का देखा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हम आगे देखेंगे।
देन बच्चा 10th है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी डिस्क्लोज्ड एज नेगेटिव फिगर अंडर द हेड सरप्लस। पहले बच्चा अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता था तो हम उसको कहाँ दिखा देते थे, अपने उसको हम दिखा देते थे एसेट साइड से, बट अब ये चीज़ चेंज कर दी गई है, हम उसे अपने नेगेटिव बैलेंस के तरीके से दिखाएंगे। हम अपने नेगेटिव बैलेंस को नॉर्मली अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स फिगर्स में लिखते हैं। तो हम अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मींस हमें लॉस हो रहा है, तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही लिखेंगे। उसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ताकि हमें पता चले ये क्या है, लॉस है, नेगेटिव फिगर है। ठीक है। देन 11th है बच्चा मैंडेटरी डिस्क्लोजर फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहले हम नॉर्मली इसको लिखते नहीं थे, अब इसकी भी मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। देन ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन जो हमारा है सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स थे, हम उसको क्या टर्म्स देते थे बच्चा, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। उनको रिप्लेस कर दिया गया है किस टर्म से, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबेबल्स। अब हम सन्ड्री डेटर्स को क्या लिखते हैं बच्चा, ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम क्या लिखते हैं बच्चा, हमारे ट्रेड पेबेबल्स। डन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। ये जो डेबिट बैलेंस है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये जो टर्म्स किससे रिलेट किए ये पता होना चाहिए, और ये किस में जो हमारा वैसे सारा ही मेन है ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कंपनीज एक्ट नहीं प्रिवेल करेगा, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिवेल करेगा। ठीक है, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी पे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चा हम अपनी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज साइड को जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसमें हमारा क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा। क्या आएगा बच्चा, शेयर कैपिटल आएगा। अब शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया ही हुआ है क्या होता है, जो पैसा हमें शेयर होल्डर्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा उनसे हमें लेना होता है। तो सारी कैलकुलेशन हमें पता ही होती कैसे करनी, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, पेड अप, सब आपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बच्चा पढ़ा हुआ है। तो हम इसकी जो नेट अमाउंट आती है कॉल्स इन अरियर्स को माइनस करके या फिर फॉरफिटेड बैलेंस जो है हमारा उसको ऐड करके जो लास्ट हमारी जो टर्म आएगी हम उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। और शेयर कैपिटल से रिलेटेड भी बच्चा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो दिए हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हम वो एक बार देख लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल से रिलेटेड यहाँ हो जाता है हमारा शुरू, डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल आर टू बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स। मैंने आपको बताया ना सारी शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हम उसको सारी डिस्क्लोज करेंगे, कहाँ बचा, नोट्स टू अकाउंट्स में। द फॉलोइंग एडिशंस एंड मॉडिफिकेशंस आर सिग्निफिकेंट। जो नीचे इन्होंने बताया हुआ एडिशंस मॉडिफिकेशन वो सिग्निफिकेंट है। तो ये बच्चा आपको पढ़नी है, आपको पता होनी चाहिए, आप इनको लर्न कर सकते हैं बेसिकली, बाई चांस वो एग्जाम में आपसे पूछ ना ले। तो इस तरीके से नीचे सारी मॉडिफिकेशन है, ये आपको मिल जाएगी बच्चा एनसीईआरटी के पेज नंबर 149 के ऊपर है ये हमारी। तो इस तरीके से ये हमारी सारी, देखिए हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स रिकॉग्निजेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज रिक्वायर्ड। हर एक क्लास ऑफ शेयर्स मतलब अलग अलग शेयर्स कर रखे हैं आपने, कोई 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं, आपने 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, अलग अलग, कोई 100 रुपये में इशू कर रखा है, कोई 10 रुपये में। तो सबकी एक अलग अलग जो क्लास रहेगी बच्चा वो सबको आपको अलग अलग करना है। ठीक है, एट द बिगिनिंग और एट द एंड पे क्या रहेगा वो सब आपको बताना है। ठीक है, देन उनके राइट्स क्या रहेंगे, प्रेफरेंस क्या रहेगी, रिस्ट्रिक्शंस क्या अटैच है ईच क्लास ऑफ शेयर से, वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लैरिटी रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ द अल्टीमेट ऑनर्स ऑफ द कंपनी, इससे रिलेटेड इन्होंने वही फिर से 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास इन द कंपनी हेल्ड बाय इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरीज और एसोसिएट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी और द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी इन एग्रीगेट। बाई चांस होल्डिंग और सब्सिडरीज कंपनीज का कुछ चल रहा है, मीन्स आपकी जो कंपनीज उसकी सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी है, तो वो सारी चीज़ें भी आप डिस्क्लोज करेंगे, उनसे रिलेटेड ईच क्लास ऑफ शेयर्स आपको डिस्क्लोज करना है। देन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स। अगर किसी शेयर होल्डर के पास 5% शेयर से ज़्यादा है तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। देन नीचे है डिस्क्लोजर
ऑफ द फॉलोइंग फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। इसके अंदर क्या है, वही फिर से 3 पॉइंट बता रखे कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप बाय वे बोनस शेयर इशू करा है कुछ। एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स बॉट बैक, अगर आपने बाई बैक ऑफ शेयर्स किया तो वो भी आप करेंगे। तो बच्चे ये कुछ टर्म्स, ये पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, आप इन्हें ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। ये बाई चांस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन और देख लेते हैं, दिस में बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स आर प्रेजेंटेड ऑन द, देखिए मैंने फिर से वही लाइन बता रहे बार बार आपको, इट मे बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स आर प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लिमिटेड ओनली टू ब्रॉड एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स। वो हमने तीनों आइटम्स, डिटेल्स आर गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स। ये आपको जरूर ध्यान रखना, डिटेल्स कहाँ जाएंगी बच्चा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगी। डन। देन और हमारे क्या बोलता है, फिर एक और पॉइंट बता रखा है, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें क्या क्या है, क्या ऑथराइज, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप, ये मैंने आपको बताया, पार वैल्यू, रिकंसिलेशन, उनके राइट्स, एग्रीगेट, ये सब आपको पढ़ना है बच्चों। आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ये सारी वही है, कॉल्स कितनी कॉल्स इन अरियर रही, क्या फॉरफिटेड शेयर है, ये सारी चीज़ हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे, ठीक है। एक बार अब इसको और डिटेल में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है बच्चा, इलस्ट्रेशन 1, ये आपको यही बता रहा है कि जो आपकी शेयर कैपिटल आप उसको कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। देखिए, डिंकर लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs divided into equity shares of ₹100 each. The company invited application for 40,000 shares. Application for 36,000 shares were received. All calls were made and duly received except for the 500 shares on which the final call of ₹20 was not received. The company forfeited 200 shares on which final call was not received. Shows how share capital will appear in the balance sheet of a company. Also prepare notes to accounts for the same. तो हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए जितने शेयर्स उसने इशू करे थे और कैसे उसने किया, देखिए नीचे नोट्स टू अकाउंट्स उसने बनाया, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट में सिर्फ एक फिगर लिखी हुई है बच्चा और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो आपकी नेट अमाउंट है दैट इज 3590, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, ठीक है, अमाउंट, सारी चीज़ें, सारी कैलकुलेशन कहाँ चली गई आपकी इस नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। देखिए सबसे पहले आप ऑथराइज्ड कैपिटल भी लिखेंगे, ठीक है, नीचे 2 लाइंस लगाते हैं, मीन्स इसमें हम कोई एड ऑन नहीं है। देन इशूड कैपिटल हमने लिखी, देन आ जाती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, और उसके बाद आ जाएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नेट अमाउंट थी, ये फुल्ली पेड अप वालों की थी। नॉट फुल्ली पेड अप की आपकी ये रही 30 - 6, क्योंकि जिसने पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर्स का वो माइनस, एड फॉर फीचर, तो उसका ये बैलेंस इसका बन गया 40, 35 + 40 को इन्होंने प्लस करके 3590। तो इस तरीके से बच्चा सारी कैलकुलेशन कहाँ चली गई, देखिए इस नोट्स टू अकाउंट्स में चली गई और कहीं भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से करने के बाद जो नेट फिगर आई है हम सिर्फ इस नेट फिगर को अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। अगर हमने ये पूरी कैलकुलेशन बैलेंस शीट में शो करनी शुरू कर दी तो सोचे बैलेंस शीट ही कितने पेजेस की बन जाएगी। तो हमें सिर्फ उस नेट फिगर को शो करना है ताकि जब हम उसको इन्वेस्टर्स को, ओनर्स को, टैक्स अथॉरिटीज़ को, मतलब जो जो उसके यूज़र्स है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, बैलेंस शीट से जिनको इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है वो कैसे ग्रैब कर पाएंगे। जब वो एक सिंपल लिमिटेड चीज़ पे रहेगी तो उन्हें सिर्फ शेयर कैपिटल देखनी है। अगर उन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो वो कहाँ जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे और वहाँ से उसे देख लेंगे। डन। तो इस तरीके से बच्चा आपको ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो ऊपर टर्म्स वगैरह थी, ठीक है, ये पता होनी चाहिए इसको कैसे शो करते हैं ये, और जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आपकी शेयर कैपिटल से रिलेटेड ये भी पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये था बच्चा हमारा शेयर कैपिटल। सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके अंदर भी कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो आपकी मेंशन है, मतलब इससे रिलेटेड क्या चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी अभी हम देख लेते हैं। फर्स्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉर्मली आपको पता ही है क्या होता है, मतलब कंपनी क्या करती है, कुछ अमाउंट को एक्स्ट्रा रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है, अपने प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है, तो वहाँ से वो रिजर्व्स क्रिएट करती है अलग अलग, जैसे आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन
रिडम्पशन रिजर्व हो गया, जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारा रिजर्व क्रिएट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और सरप्लस क्या होता है भैया, सरप्लस हमारा होता है जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वहां से जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, मीन्स दैट इज हमारा सरप्लस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा रिजर्व्स एंड सरप्लस को आपको बनाना है। हमारा सेकंड जो सब हेड रहेगा वो क्या रहेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और सेम इसी तरीके से जितने भी रिजर्व्स हैं इन सबका टोटल माइनस करके कहाँ होएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। और जो एग्जैक्ट फिगर आएगी वो कहाँ लिखनी है हमें, अपनी बैलेंस शीट में। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो हमारी चीज़ें रहेंगी रिजर्व से रिलेटेड। देखिए सेकंड नंबर पे ही है बच्चा हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज, कैपिटल रिजर्व को आपको अलग से क्लासिफाई करना है। कैपिटल रिजर्व आपको पता है जो कैपिटल प्रॉफिट्स हम क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को अलग से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अलग से, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को अलग से, रिवैल्यूएशन रिजर्व को अलग से, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स को अलग से, कोई और अगर रिजर्व है तो उसको। देन लास्ट आपका सरप्लस, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्क्लोजिंग अलोकेशन एंड अप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर, ट्रांसफर्स टू रिजर्व। सरप्लस वही आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। ठीक है, देन सिग्निफिकेंट एडिशन मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आर एज फॉलोज। ये नीचे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। देखिए क्या है, ए रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज फंड। अगर किसी रिजर्व के पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चा, फंड बोलेंगे। और सेकंड पॉइंट है जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शोन एज ए नेगेटिव फिगर अंडर द सरप्लस हेड। अभी हम इसको प्रॉपर एक क्वेश्चन के थ्रू भी करके देख लेंगे बच्चा। ठीक है, देन थर्ड पे आ जाता है हमारा द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस आफ्टर एडजस्टिंग नेगेटिव बैलेंस ऑफ सरप्लस इफ एनी शैल बी शोन अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस, रीड इवन इफ द रिजल्टिंग फिगर इज नेगेटिव। हम चाहे वो नेगेटिव ही रहेगा प्लस माइनस करने के बाद भी, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी, तो भी हम उसको कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस ही पढ़ेंगे चाहे वो हमारा लॉस क्यों ना हो। ठीक है, देन एक ही आ जाता है हमारा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट आइटम अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, आईसीआई गाइडेंस नॉट ऑन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स रिक्वायर्ड ए क्रेडिट बैलेंस इन द स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट अंडर सेपरेट हेडिंग बिटवीन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। तो आपको इसे भी डिस्क्लोज करना है। ये हमने देखो यहाँ पे देखा था कि हम इसका बाई चांस कोई रिजर्व है तो ये भी यहाँ रहेगा। तो इस तरीके से रिजर्व से रिलेटेड भी बच्चा आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ अलग से क्लासीफाई की जाएगी। और फिर बाई चांस मैं कह रही हूँ इसमें से आपके पास 7-8 रिजर्व थे, 7-8 रिजर्व का प्लस माइनस करके जो एग्जैक्ट फिगर आएगी वो हम कहाँ शो करेंगे बच्चा, अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे। देखिए रिजर्व से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको हल्का सा करके दिखा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो ओपनिंग बैलेंस था हमारा वो क्या था बच्चा, जनरल रिजर्व था 3 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 2 लाख का, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था 9 लाख। वो ब्रैकेट में गिवन है, मीन्स वो आपका लॉस है, 9 लाख आपका लॉस है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे बच्चा, 3 लाख देन आ जाएगा प्लस हमारा 2 लाख। ठीक है, कितना बन गया ये आपका 5 लाख। अब क्या बोल रहा है, जो आपका स्टार्टिंग में ही लॉस था वो कितना था 9 लाख, तो आप इसको माइनस कर देंगे। और ड्यूरिंग द ईयर इट अकर्ड ए लॉस ऑफ ₹450, तो आप ये भी माइनस कर देंगे। ये भी लॉस है आपका, ये भी लॉस है, क्यों, नीचे तो लिखा ही हुआ है ये लॉस है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में गिवन है तो ये लॉस हुआ। अब 5 लाख आपके पास पॉजिटिव था, बाकी दोनों टर्म नेगेटिव थी, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए 9 में से 5 गए 4, 4 + 4 850। तो जो 850 है बच्चे ये क्या है, हमारा लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है। तो हम इसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली अगर इस तरीके से मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स नोट नंबर हम लिखा, मैंने 1 लिखा जैसे, ठीक है, तो हमारा इधर आएगा 850 और आप इसको कर देंगे ऐसे ब्रैकेट में ताकि पता चल सके ये हमारा क्या है बच्चा, लॉस है। ठीक है, ये जैसे करंट ईयर का था, अगर प्रीवियस ईयर का देखें, प्रीवियस ईयर का क्या था आपका 9 लाख था, मीन्स लास्ट ईयर जो हमारा लॉस था वो 9 लाख का था, इस साल हमारा जो लॉस है वो 850 का है, मीन्स 50 से बेसिकली हमारा लॉस कम हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी आपको प्लस माइनस करके जो एक फिगर आएगी, ये सारी कैलकुलेशन हमें कहाँ करनी है, नोट्स टू अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में सिर्फ हम सिंगल अमाउंट लिखेंगे।
डन। देखिए बच्चा, अब हमने शेयर कैपिटल किया, हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस किया। अब हमारा थर्ड सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये क्या होता है बच्चा, अगर कई बार क्या होता है, जो आपकी पब्लिक कंपनीज होती हैं वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर वारंट्स, जिससे जो उसका होल्डर है बच्चा उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर वो जो उसका शेयर वारंट्स का पैसा था वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो टाइम पीरियड होगा कि 4 साल बाद होएगा, इस रेट पे किया जाएगा। तो वहाँ से अगर किसी ने होल्डर्स ने ये शेयर वारंट्स ले रखे कंपनीज के, तो ऑन द टाइम आने के बाद जो भी उन्होंने टाइम स्पेसिफाई किया था, मैं कहती हूँ 4 साल स्पेसिफाई किया था, तो 4 साल के बाद वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हम इसे शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूड करते हैं, बट अलग से डिस्क्लोज करेंगे। अभी वो शेयर कैपिटल बने नहीं है इसलिए वहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। वो जो पैसा वहाँ से मिला है, किसी होल्डर्स ने वो शेयर वारंट्स लिए हुए हैं, तो वहाँ से जो मनी रिसीव्ड हुई थी हम वो सारी यहाँ शो करेंगे। क्लियर है? बस आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है, ठीक है। देन सेकंड हमारा मेन हेड है बच्चा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या होता है बच्चा, आपने शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। अब इन्वेस्टर्स जो मतलब एप्लीकेशन थी वो आपके पास आई, आपने उस पर ज़्यादा आई कम आई जिस भी तरीके से आई, इन केस वो आपके पास मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा आ गई थी, तो अब आप उसको कुछ को रिफंड करते हैं, कुछ को प्रोराटा बनाते हैं, ठीक है। कोई भी केस हो सकता है। तो आपके पास एप्लीकेशन मनी तो आ गई, लेकिन जब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, हमारी बैलेंस शीट बना रहे थे, उस टाइम तक अलॉटमेंट आपने नहीं की थी। मींस एप्लीकेशंस का पैसा आ चुका था लेकिन अलॉटमेंट आपने नहीं मंगवाया था। तो वो जो अमाउंट है बच्चा वो आप यहाँ शो करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंडर। आप शेयर कैपिटल में उसको नहीं शो करेंगे। और इन केस में कहती हूँ कि आपको 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, आपने उस पर प्रोराटा बनाया, 8,000 शेयर्स आपको चाहिए थे, 2,000 एक्स्ट्रा थे, 2,000 को आपने रिफंड कर दिया। तो जो वो 8,000 शेयर्स का पैसा था बच्चा वो हम यहाँ शो करेंगे। बाकी जो 2,000 है वो हमें पता चल चुका है ना 31 मार्च को कि हमें रिफंड करना है, तो हम उसे यहाँ शो नहीं करेंगे। हम उसे कहाँ शो करेंगे बच्चा, हम उसे अपनी करंट लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो पैसा रिफंड करना है, पे करना है। हम जैसे ही नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हो जाएगा, जब हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, हम उसे रिफंड कर देंगे और अपने अलॉटमेंट को मंगवा लेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर बच्चा वो पैसा दिखाया जाएगा जो एप्लीकेशन से पैसा आपको रिसीव हो चुका है और जिसके ऊपर आप अलॉटमेंट मंगवाने वाले हैं, लेकिन जब अलॉटमेंट है वो इस 31 मार्च के बाद आपको मंगवानी है। जो डेट है वो इस नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में आएगी, इस ईयर में नहीं आएगी। तो उन सारी एप्लीकेशंस का पैसा हम यहाँ शो करेंगे। डन। तो ये था बच्चा हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर है बच्चा? तो ये हमारे दो हो चुके हैं। हमारे जो मेन हेड थे इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में, फर्स्ट वन शेयर होल्डर फंड्स एंड सेकंड वन था हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये दोनों हमने आज कवर कर लिए। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बच्चा इसकी बाकी की बची हुई दोनों सब हेड्स, मेन हेड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड आपकी करंट लायबिलिटीज। तो बच्चा आज आपको बेसिकली प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है, आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाना है। उसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, फीचर्स थी प्रेजेंटेशन की, वो पता होनी चाहिए। कौन से शेड्यूल में ये पता होनी चाहिए। जैसे मैंने रिजर्व्स एंड सरप्लस रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो आपको गिवन है कि किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट से रिलेटेड ही बच्चा वो कई बार आपसे सीक्वेंस पूछते। तो देखिए लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस है, इसमें इन्होंने आपको ABCD ऊपर 5 टर्म्स दी, इन पांचों की उसने आपसे सीक्वेंस पूछी थी कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैलेंस शीट आपकी क्या होती है। तो देखिए ABCDE जब आप इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो आपकी सीक्वेंस बनेगी बच्चा लास्ट ऑप्शन CBEDA। सबसे पहले आपका शेयर होल्डर फंड्स जो आज हमने पढ़ा है अपना, देन B है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो हम कल पढ़ेंगे, देन E पे है हमारा करंट लायबिलिटीज, ठीक है, देन D आ गया हमारा बच्चा कैपिटल, ठीक है, देन A हमारा आ गया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका एसेट साइड्स में आएगा, नॉन करंट एसेट्स में। देन है हमारा A शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारा करंट एसेट्स में जाएगा। तो सीक्वेंस पूछी ना, देखो कुछ कुछ एक एक टर्म्स उसने उठाई बैलेंस शीट्स के अंदर से और आपसे पूछ ले कि इसकी करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो आपको बैलेंस शीट की प्रॉपर सीक्वेंस पता होनी चाहिए।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट ईयर आया था वो मैंने अभी आपको समझाया भी था। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, व्हाइल प्रेजेंटिंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड इन नोट्स टू अकाउंट्स। इसने आपसे पूछा जब शेयर कैपिटल आप बनाएंगे तो इसमें से कौन सी चीज़ आप नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करेंगे बच्चा, ठीक है। तो आपको बताना था, ऊपर 5 ऑप्शंस गिवन थे ABCDE, तो देखिए करेक्ट आंसर था ACE, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। देन बी था ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैंने अभी दिखाया भी, ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम अलग से सिर्फ मेंशन करते हैं। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। देन इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज के बाद नेक्स्ट नंबर किसका था बच्चा, इशूड का था, उसको भी जस्ट हम लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑथराइज्ड, इशूड लिखने के बाद हमारा आता है सब्सक्राइब्ड पे। फर्स्टली कौन सी आती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, देन नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, और उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, उसमें से माइनस क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर्स, और ऐड क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड का कोई बैलेंस हो। तो ऑप्शन नंबर था बच्चा इसका 3, दैट इज ACE। तो इस तरीके से बच्चा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ उसमें ऐड करते हैं, क्या चीज़ माइनस करते हैं। शेयर कैपिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डन। तो आज वाले लेक्चर से रिलेटेड बच्चा हमारे 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे ये, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, वो 2 क्वेश्चंस क्या थे। वो दोनों क्वेश्चंस थे बच्चा ये देखिए, फर्स्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू, किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज। तो करेक्ट ऑप्शन था बच्चा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने कल ऑब्जेक्टिव्स किए थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाता है, तो इसमें कौन सी वो नहीं प्रोवाइड करवाता है वो पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर कंपनी। जब हमारी कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो वो हमारी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी ना, किसी और कंपनी से रिलेटेड क्यों करेगी। तो करेक्ट आंसर था बच्चा ऑप्शन नंबर डी। डन। तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर। अब मिलेंगे हम अपने कल वाले लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपना इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड के जो हमारे 2 हेड बच गए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, उनके अंदर जो सब हेड्स है, जो टर्म्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।